नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं बायोलॉजी का जो क्लास 11th का जो चैप्टर है कोशिका, जीवन की इकाई द यूनिट ऑफ लाइफ का भाग 10वां पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने राइबोसोम, कोशिका कंकाल, सिलिया और फ्लाइजेला के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। फिर हमने साइटोस्केलेटन, जिसको हम लोग साइटोपंजर पढ़ा था, जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का जाल होता है और यह कोशिका को आकार और सहारा देने का काम करता है। इसके बाद हमने सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था, जो कोशिका को गति, मोमेंट देने में मदद करती है। आज के वीडियो में हम सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे, आज पहले हम परिचय जानते हैं कि तारकाय व तार केंद्रक का परिचय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तारकाय दो बेलनकाय संरचनाओं से बने होते हैं। इन्हें तार केंद्र कहते हैं। अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तार केंद्र एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है। देखो बच्चों, ये हमारा जो तारकाय है मीन्स सेंट्रोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है। यह सामान्यतः एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिकाओं में। तारकाय के अंदर दो बेलनकाय संरचना होती है, मीन्स 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल का मतलब हो गया हिंदी में तार केंद्रक। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर होता है। इसके चारों ओर एक पदार्थ होता है, जिसे हम लोग पेरिसेंट्रलर मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी संरचना को ऊपर से देखा जाए तो एक बैलगाड़ी के पहिए के जैसी दिखती है, जिसे हम लोग कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसके जैसा दिखाई देता है। और एक छोटा सा पॉइंट है कि प्लांट सेल की सामान्यतः सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में ये होता है। दूसरा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, तार केंद्रक की आंतरिक संरचना क्या है? 9 समान दूरी पर परिधीय ट्यूबुलिनिक सूत्र, प्रत्येक सूत्रक त्रिक, पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। अग्र भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है, इसे धुरी कहते हैं। अरीय दंड द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, अब आप इसको समझो। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रियोल्स की, जो कि अंदरूनी संरचना होती है। इसमें से प्रत्येक 3 माइक्रोट्यूबल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम लोग ट्रिपलेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये ट्रिपलेट आपस में जुड़े होते हैं। बीच में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जिसको हम लोग कह सकते हैं हब या एक्सल। ठीक है, हब बोलो या एक्सल बोलो, ये हिंदी में धुरी बोलो कहते हैं। और इससे बाहर की तरफ एक रेडिकल स्पोक निकलता है, जिसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, जो कि ट्रिपलेट से जुड़ी होती है। जो हमारा रेडिकल स्पोक निकलेगा वो ट्रिपलेट से जुड़ा होगा। सेंट्रियोल की संरचना को अक्सर 19:3 अरेंजमेंट भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेंट्रियोल की संरचना को और क्या कहते हैं? तो 9:3 अरेंजमेंट। ओके, आगे
तारकाय के कार्य क्या होते हैं? कहते हैं कि फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम पक्षमाभ व कशाभिका का आधारिकाय बनता है। कोशिका विभाजन के समय तरकुतंतु बनाता है। तरकु उपकरण के निर्माण में सहायक जंतु कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखो, सेंट्रोसोम कोशिका में एक नई महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले यह सिलिया और फ्लैजेला के लिए एक बेसल बॉडी बनाने में मदद करता है। दूसरा, जब कोशिका विभाजन होता है मीन्स सेल डिवीजन होता है, तो सेंट्रोसोम एक स्पिंडल फाइबर जिसको हम लोग तंतु कहते हैं। ठीक है, तंतु बनाता है। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को अलग करने में मदद करती है। इसलिए सेंट्रोसोम एनिमल सेल डिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर वास्तव में माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं। ये अब हम केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस के परिचय के बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखा क्या है कि इनकी खोज, सबसे पहले इनकी जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में की। फ्लेमिंग ने क्रोमैटिक नाम दिया। अंतरावस्था में क्रोमैटिन पाया जाता है। केंद्रकीय आधारित्री में केंद्रिक होते हैं। केंद्रक कोशिका का मुख्यतः अंगक। न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब हम कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक जो कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक की जो खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका को कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, कोशिका का कंट्रोल सेंटर जैसे हमारा ब्रेन। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती तो डीएनए क्रोमैटिक फॉर्म में रहता है। जब वो नहीं डिवीजन करता है तो वो क्रोमैटिक के फॉर्म में रहेगा। केंद्रक के अंदर एक या अधिक न्यूक्लियस मीन्स केंद्रिक भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल, जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस हमारे पूरे कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखती है। मैं आपको एक न्यूक्लियस बनाकर दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस हो गया ना, ये न्यूक्लियर पोर है यहाँ पर। इसके अंदर जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट। ये जो थ्रेड्स आप लोग को दिख रहा है बच्चा, ये हमारा क्रोमैटिन है। देखो जो हमारा न्यूक्लियर पोर है ये वाला, इसका काम करता है, ये न्यूक्लियस की झिल्ली में छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जाते हैं। दूसरा है क्रोमैटिन, जो आप देख रहे हो ये वाला। ओके, क्रोमैटिक यह डीएनए और प्रोटीन से बना एक धागा जैसा पदार्थ होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है और डिवीज़न के लिए क्रोमोसोम भी बनाता है। फिर है केंद्रिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, ये वाला।
या न्यूक्लियस के अंदर गोल संरचना होती है जो आरएनए बनाता है और राइबोसोम बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है इससे। ये न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, यह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक जेल जैसा तरल पदार्थ है जो क्रोमेटिन और न्यूक्लियस पाए जाते हैं और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। और न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इसके बारे में जान लो। यह न्यूक्लियस को घेरने वाली डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इसके पीछे जो डायग्राम बना के दिखाया वो सेम यही डायग्राम है। न्यूक्लियर प्रो, क्रोमेटिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वॉल्व सारे दो समांतर झिल्लियों से बने होते हैं। बीच का स्थान परिकेंद्रिक अवकाश, बाहर झिल्ली ईआर से जुड़ी होती है। राइबोसोम जुड़े होते हैं। केंद्रक आवरण में छिद्र पाए जाते हैं। आरएनए व प्रोटीन को आवागमन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर इन्वॉल्व कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक स्थान होता है जिसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहा जाता है। इसकी बाहरी झिल्ली जिससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से जुड़ी होती है, इस पर राइबोसोम भी लगे होते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व में छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। इन पोर्स के द्वारा आरएनए और प्रोटीन का आदान प्रदान होता है। तुमसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर पोर्स का मुख्य काम क्या है, तो आप बोल देना ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। केंद्रिक व क्रोमेटिन के बारे में जानते हैं। केंद्रिक झिल्ली रहित संरचना, आरएनए संश्लेषण का स्थल, सक्रिय कोशिकाओं में बड़े व अनेक केंद्रिक, क्रोमैटिक डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए व इतर हिस्टोन भी पाए जाते हैं। विभाजन में गुणसूत्र बनते हैं। देखो, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस केंद्रिक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। यह आरएनए सिंथेसिस करता है, इसमें आरएनए सिंथेसिस होता है। यह राइबोसोम बनाने में मदद करता है। दूसरी ओर क्रोमैटिन डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिक डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। क्रोमैटिन के अंदर मुख्यतः दो चीज़ पाए जाते हैं। पहला डीएनए प्लस हिस्टोन जो कि प्रोटीन होते हैं, दोनों प्रोटीन है आपका याद रखना। जब कोशिका विभाजन होती है तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाते हैं, यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही पदार्थ है या अलग अलग के रूप है, तो ये दोनों अलग अलग के रूप है। ठीक है, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स, माइक्रोट्यूबल्स और है ये इसके पार्ट्स है। ठीक है, देखो बच्चा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स। ये क्रोमोसोम के दो सामान्य भाग होते हैं जो एक दूसरे की कॉपी होते हैं और वे स्टेट्रोमियर से जुड़े होते हैं, स्टेट्रोमियर से जुड़े होंगे। फिर है माइक्रोट्यूबल्स, ये जो देख रहे हो ये धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम को खींचकर अलग करने में मदद करती है। तीसरा है काइनेटोकोर। ये क्या करता है, यह एक सेंट्रोमियर के पास बना विशेष स्थान होता है जो माइक्रोट्यूबुल से जुड़ते हैं और क्रोमेटिन को खींचने का काम करते हैं। ठीक है, आगे गुणसूत्र के प्रकार देख लेते हैं। विभाजन के समय दिखाई देते हैं प्राथमिक सक्रियकरण, सेंट्रोमेयर व काइनेटोकोर चार प्रकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, फिबोसेंट्रिक। भुजाओं की लंबाई भिन्न होती है। देखो, क्रोमोसोम केवल सेल डिवीजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह क्रोमोसोम
में एक विशेष स्थान होता है जिसे हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर व काइनोचोर पाया जाता है। सेंट्रोमेयर की स्थिति के आधार पर सेंट्रोसोम 4 भागों में बांटा गया है। पहले मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। तो जो मेटासेंट्रिक है ये दोनों भुजाएं बराबर करने का काम करेगी। फिर सब मेटासेंट्रिक एक भुजा थोड़ी छोटी होती है। एक्रोसेंट्रिक एक भुजा बहुत छोटी, और टेलोसेंट्रिक जो सेंट्रोमेयर एक सिरे पर। ठीक है, ये अब हम माइक्रो बॉडीज के बारे में जानेंगे। झिल्ली में घिरे सूक्ष्म थैलियाँ अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पौधे व जंतु कोशिकाओं से मिलते हैं, कोशिकीय क्रियाओं में सहायक होते हैं। देखिए, जो हमारा माइक्रो बॉडीज है वो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बॉन्ड्स वेसल्स होते हैं। इनमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। इनका प्रमुख काम कोशिकाओं की मेटाबॉलिक रिएक्शन में सहायता करना होता है। माइक्रो बॉडीज, ठीक है, इनका मुख्य काम कोशिकाओं की मेटाबॉलिक रिएक्शन में सहायता करना भी है। माइक्रो बॉडीज के उदाहरण आते हैं हम लोग पेरोक्सोसोम और ग्लाइकोसोम, ये दोनों। ठीक है, जो हमारा पेरोक्सोसोम कोशिका के टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या में मदद करता है? डिटॉक्सिफाई में। तो अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का सारांश मीन समरी पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम लोग ने क्या पढ़ा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रोसोम के बारे में, जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल सेंटर है। क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। माइक्रोबॉडीज जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद करता है। थैंक यू।